गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी ये, और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। लेकिन आपकी तैयारी की और बेहतर और आप सफलता के उतने ही नज़दीक पहुँचे, तो इसके लिए एग्ज़ाम टाइम एकेडमी नए हर डेली 50 क्वेश्चनों के साथ नए क्लास में आ रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो बीपीएससी टीआरई 4, यूपी टीजीटी पीजीटी, केबीएस, एनबीएस और ईएमआरएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी में बेहतर योगदान देगी ये। और एग्ज़ाम टाइम एकेडमी के सेशन को शेयर करें अपने दोस्तों रिश्तेदारों को। और हम लोग नए प्रश्नों के साथ पुनः फिर हाजिर हो रहे हैं। सुपर 50 क्वेश्चन के साथ सीरीज चला रही है एग्ज़ाम टाइम एकेडमी। और आइए हम लोग देखते हैं ये नए प्रश्नों के साथ। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे स्क्रीन पर दिया है ये। राज्य की प्रकृति और उसके कार्यों की उदारवादी अवधारणा को सर्वाधिक सुस्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने वाला है ये दोस्तों बता रहा है यहाँ पे कि राज्य की अवधारणा और उसके कार्यों की उदारवादी अवधारणा को सुस्पष्ट करने वाला है। तो कह रहा है, ऑप्शन दे रहा है जॉन लॉक, बेंथम, मॉन्टेस्क्यू, अरस्तू। दोस्तों यहाँ पे जो आप आंसर होगा ये बेंथम होंगे। तो बेंथम ने राज्य की प्रकृति को या उसके कार्यों को विस्तार दिया, सुस्पष्ट किया है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यानी कि बी से बेंथम। और लॉक कैसे है, ये उदारवादी विचारक है। ये यहां से कई बार एक प्रश्न पूछा गया है, उदारवादी विचारक लॉक कैसे है, ये उदारवादी विचारक है। कैसे हैं दोस्तों, ये उदारवादी विचारक है ये। और यहाँ पे देखिए मॉन्टेस्क्यू भी दिया है, अरस्तू भी दिए हैं ये। तो हम लोग जानते हैं कि राजनीति विज्ञान के जनक, नए नई चीज़ों को जाने हम लोग। राजनीति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं ये हैं। और मॉन्टेस्क्यू की एक रचना है, कई बार इनको पूछा है, जो राज्य की चीज़ों का क्या करते हैं, खंड करते हैं। द स्पिरिट ऑफ लॉ, स्पिरिट ऑफ लॉज। दोस्तों ये है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ से एक प्रश्न नहीं, कई प्रश्नों की आप तैयारी हो रही है और नए नए प्रश्न मिल रहे हैं। एग्जाम टाइम एकेडमी आपकी सफलता के उतने ही नज़दीक पहुँचे, इसके लिए नए प्रश्नों के साथ हाजिर हो रही है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ये है ना, यहाँ पे दिया है ये कि राज्य शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था ये। तो राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, ये यहाँ पे दिया गया ऑप्शन प्लेटो, अरस्तु, गार्नर, मैकियावेली। दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आंसर क्या होगा ये। और ये कह रहा कि आधुनिक राज्य के लिए, मतलब राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, तो मैकियावेली ने किया है ये। कौन किया है ये, मैकियावेली। और मैकियावेली की एक रचना है द प्रिंस। क्या दोस्तों है रचना इनकी, ये द प्रिंस, कब, 1513 में। इसमें आधुनिक राज्य शब्द की परिभाषा किसने दी है, मतलब राज्य शब्द का प्रयोग किसने किया है। तो आधुनिक संदर्भों में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, मैकियावेली साहब ने किया था ये। और देखिए हम लोग गार्नर के बारे में जानेंगे। गार्नर ने बढ़िया एक विचार दिए थे, यहाँ पे देखिए। हाँ, गार्नर ने क्या था, राज्य के लिए आवश्यक तत्वों में ये राज्य के आवश्यक तत्वों में तो संप्रभुता को इन्होंने बताया कि संप्रभुता भी होनी चाहिए। संप्रभुता
सरकार, सरकार, भूभाग, भूभाग, जनता, इतनी चीज़ों को इन्होंने क्या किया था, ये समर्थन किया था कि ये चीज़ें राज्य के लिए क्या होती हैं, आवश्यक होती हैं। और प्लेटो और अरस्तु के बारे में आप लोग जानते ही हैं, तो इनके बारे में कई बार बताया गया है, तो इसको बार बार रिपीट करना सही नहीं है। तो आप इसके बारे में पुनः और भी चीज़ें जानेंगे प्लेटो को, है ना। अभी हमने अरस्तु के साथ बताया। ये अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग। ये निम्नलिखित में से किसने राज्य का वर्गीकरण गणतंत्र, कुलीन तंत्र तथा राजतंत्र में किया है, ये है ना दोस्तों। तो यहाँ पे आप बात करेंगे ये कि किसने, निम्नलिखित में से किसने राज्यों का वर्गीकरण गणतंत्र के रूप में, कुलीन तंत्र के रूप में, राजतंत्र के रूप में, यानी कि राज्य का वर्गीकरण किन किन रूपों में किया गया है। तो ऑप्शन दे रहा है, अब ऑप्शन देख रहे हैं कि हॉब्स, मैकियावेली, बोदा और मॉन्टेस्क्यू। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा, ये मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने ये कहा कि राज्य को जो है 3 वर्गों में, 3 वर्ग बताए थे इन्होंने, ये राज्य के लिए 3 वर्ग, 3 वर्ग, और 3 वर्ग जो थे, तो तीनों वर्गों में एक कैसा होना चाहिए, एक कुलीन तंत्र, मतलब धनी लोगों का कुलीन तंत्र के संबंध में बताया ये, यानी कि गणतंत्र के रूप में, यानी लोकतंत्र, लोकतंत्र की भी अवधारणा को बताया है लोकतंत्र के रूप में। और लोकतंत्र के अलावा इन्होंने राजतंत्र मतलब निरंकुश शासन को भी बताया है राजतंत्र के रूप में। राजतंत्र या निरंकुश पावर, एब्सोल्यूट पावर, निरंकुश, एब्सोल्यूट पावर, तो इसके बारे में इन्होंने बताया ये है। तो कुलीन तंत्र, गणतंत्र और राजतंत्र के रूप में राज्य का ये बताया कि राज्यों का वर्गीकरण कितने रूपों में किया जाता है, 3 रूपों में। कई बार एक प्रश्न डायरेक्ट यहाँ से बना है कि वर्गीकरण कितने रूपों में, 3 वर्ग में, 3 संख्या के रूप में दोस्तों दिया है ये। आप इसको नोट डाउन कर लें और इसके शॉट भी ले लें, और आंसर इसका क्या होगा, ये मॉन्टेस्क्यू। बोदा की पुस्तक का नाम है 6 बुक्स ऑफ कंसर्निंग स्टेट। क्या दोस्तों है, 6 बुक्स ऑफ कंसर्निंग स्टेट। मैकियावेली की अभी हमने बताया है, मैकियावेली की जो रचना है द प्रिंस, इसमें आधुनिक राज्य के रूप में राज्य शब्द का प्रयोग किया है ये। और अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्यों के संबंध में बाधाओं को बाधित करना कहा है। राज्य के कार्य को, बाधाओं को बाधित करने का कार्य किसने, मतलब ये किसने बताया कि राज्य के कार्यों के संबंध में, जो राज्य का जो कार्य है वो किस संबंध में इसको बताया गया दोस्तों, कि बाधाओं को बाधित करना कहा है। क्या कहा, बाधित करना कहा है। क्यों कहा है, इसके संबंध में देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे इस कथन को आप लिख लीजिए दोस्तों। आप जो हमने अंडरलाइन किया है ये, इसको आप लिख लें या इसके साथ ले लें। ये सीधी स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है तो हमें क्या होती है, दिक्कत होने लगती है। तो यहाँ पे दिया है बोसांके, J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, स्पेंसर ग्रीन। तो आंसर दोस्तों क्या होगा, ये ग्रीन ने कहा कि राज्य के कार्यों के संबंध में ये बताया है कि जो राज्य कार्य करते कल्याणकारी कार्य है, तो इस तरह के कार्य को उन्होंने क्या बताया, ये बाधाओं को बाधित करना बताया है। ये जो बाधाएं होती हैं उसको बाधित करने का कार्य कौन बताया, ये ग्रीन ने। और स्पेंसर ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था ये। तो सर्वप्रथम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट शब्द का प्रयोग किया था ये, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उत्तरजीविता का सिद्धांत, उत्तरजीविता
जीविता, जीविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। तो उत्तर जीविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये हर्बर्ट स्पेंसर और डार्विन महोदय ने इनको क्या विस्तार दिया था, ये आगे बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमने देखी ये, तो इसको हमने पढ़ा ये, और अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य से मेल नहीं खाता है? ये कौन सा कार्य है कि जो राज्य के कल्याणकारी कार्य में शामिल नहीं है? ये तो दोस्तों कह रहा कि कल्याणकारी राज्य से मेल नहीं खाता है। ये तो पहला दिया है सभी नागरिकों के लिए संतोषजनक जीवन स्तर। दूसरा दे रहा है कमजोर वर्गों जैसे बूढ़े लोगों का संरक्षण। सही बात है, ये कल्याणकारी राज्य तो यही होना चाहिए भाई, सबके जीवन में क्या है? संतोषजनक होना चाहिए। निःशुल्क तथा स्वास्थ्य संबंधी सहायता, ये भी तो सही है। कह रहा है कि निजी संपत्ति के अधिकारों को समाप्ति, ये जो है दोस्तों कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नहीं है। ये तो आंसर क्या हो जाएगा? ये डी होगा, निजी संपत्ति के अधिकारों की समाप्ति नहीं, तो यही नहीं होगा। मतलब ये आंसर क्या होगा कि निजी संपत्ति के अधिकारों की समाप्ति। दोस्तों निजी संपत्ति के अधिकारों को समाप्त कर दिया जाए तो बाकी जो चीजें हैं, ये संतोषजनक जीवन स्तर और वृद्ध लोगों का संरक्षण, बूढ़ों महिलाओं का संरक्षण और निःशुल्क स्वास्थ्य सहायता भी ये क्या है? कल्याणकारी अवधारणा है। ये दोस्तों आगे हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए कह रहा कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उदारवाद की सहमति, ये उदारवादी विचार क्या है ये यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो हाबलाक रूसो, आप बताइए। हाब्स लाक रूसो, ये तीन हैं कि जिनको हम लोग उदारवादी विचारक जानते हैं, और यही सब इधर उधर करते हैं, यही सब विचार ज्यादा इधर इनके आते हैं। ये इंपॉर्टेंट इतने हैं कि पूछे मत। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई इसके संबंध में उदारवादियों की क्या सहमति है, इस बात पे इन्होंने जोर दिया है। ये है तो हम पहले जानते हैं कि उदारवादी कौन है। ये उदारवादी विचारक दोस्तों अभी हमने बताया कई बार, अभी हमने बताया लाख साहब क्या है? उदारवादी है ये। तो यहाँ पे देखिए, तो जो लाख महोदय है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। हाब्स हैं, हाब्स दोस्तों कैसे हैं? उदारवादी हैं। लाक महोदय कैसे हैं? ये जॉन लाक कैसे हैं? ये उदारवादी। रूसो कैसे हैं? ये भी उदारवादी है दोस्तों हैं ये तीन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आंसर करेंगे। ये कह रहा कि दैवी सिद्धांत, शक्ति के सिद्धांत, स्वाभाविक उद्भव संबंधी यूनानी सिद्धांत से, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से। दोस्तों आंसर क्या होगा? अब अगर ये इसमें से आप हाब्स लाक रूसो को जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि ये उदारवादी है। ये राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उदारवादियों का तो मतलब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत किसने दिया है? रूसो साहब ने दिया है। तो आंसर क्या होगा? ये डी होगा। दोस्तों थोड़ा सा हम लोग लॉजिक के साथ प्रश्न को हल करेंगे ताकि हमें प्रश्न को हल करने में आसानी होगी, प्रश्न को समझने में भी आसानी होगी, ताकि हम उसके उत्तर तक सही से पहुंच सकें। इसलिए यह जो है आंसर हमारा क्या होगा? सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत किसने दिया है? तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों ये साहब दिए थे रूसो। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पे करेंगे दैवी सिद्धांत या प्राकृतिक सिद्धांत का विचार किसने दिया? जेम्स प्रथम। कौन दिए थे ये? जेम्स प्रथम ने दिया था। वही बार बार बताने की जरूरत है। शक्ति के सिद्धांत का मतलब ये होता है कि शक्ति के आधार पर, पावर के आधार पर, जिनकी पावर वो ही ने राज्य की सिद्धांत की, तो ये नहीं है। बस आंसर हमारा होगा स्वाभाविक सिद्धांत के आधार पर। और दैवी सिद्धांत मतलब भगवान ने, ईश्वर ने राज्य की उत्पत्ति यानी कि राज्य को बनाया है और राजा को बनाया है और राजा अपनी प्रजा पर शासन कर सकता है, ऐसा विचार दिया गया है। दोस्तों आगे हम प्रश्न की तरफ चलेंगे। रक्त संबंध समाज का सृजन करता है और समाज अंतोगत्वा राज्य का उपरोक्त सिद्धांत प्रस्तुत करता है। यह विचार किसने दिया है? यह विचार किसने दिया है? ये तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं। ये तो कह रहे हैं कि रक्त संबंध
समाज का सृजन करता है। रक्त संबंध का मतलब है कि परिवारवाद, भाईचारा, ये सब क्या है, ये जो है किसका, समाज का। रक्त संबंध क्या होते हैं, समाज का निर्माण करते हैं, यानी कि परिवार है, परिवार ये जन से कुल बनता है, कुल से परिवार बनता है, और परिवार से ही क्या होता है, एक समाज का। तो इस तरह से इन्होंने कौन ये बात कही कि समाज अंतर्गत राज्य का उपरोक्त, ये तो मतलब राज्य का बनेगा, जैसे जन, कुल, परिवार, और फिर गांव, फिर क्या होगा हमारा राज्य, जनपद, उसके बाद राज्य की अवधारणा आएगी। तो ये इस तरह से इस संबंधों को किसने प्रतिपादित किया, तो दिया बार्गेस ने, गेटेल महोदय ने, हेनरी मेनन ने और मैकाइवर ने। तो आंसर दोस्तों क्या होगा, ये मैकाइवर, क्या होगा आंसर, ये मैकाइवर साहब ने दिया था ये। अगले हम प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये कह रहा कि हॉब्स के राजनीतिक सिद्धांत में समझौते का स्वरूप कैसा था। दोस्तों उन्होंने कहा कि हॉब्स महोदय ने राजनीतिक सिद्धांत में समझौता बताया, समझौते का सिद्धांत दिया था। तो समझौते का सिद्धांत कैसा होना चाहिए वो बताया है, एक पक्षी समझौता, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक पक्षीय, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय नहीं, आंसर क्या होगा हमारा दोस्तों, ये एक पक्षीय। एक पक्षीय मतलब हॉब्स के राजनीतिक सिद्धांत में समझौते का स्वरूप कैसा था, एक पक्षीय था। ठीक है, एक पक्ष के बीच में समझौता हो जाए, या तो इन्होंने यही अवधारणा दी थी। आगे हम लोग देखेंगे हॉब्स का प्रथम आधुनिक विचार। दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे प्रश्नों को, और तो कह रहा कि हॉब्स प्रथम आधुनिक विचारक है जिसने राज्य को विध हितों का समन्वय करता माना है। इसमें वह उपयोगितावादी विचारों का अग्रगामी है। यह कथन किसका है? ऑप्शन दे रहा है बार्कर का, वेपर का, बिलोबी का, कलरसन ने। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ये तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए, तो हॉब्स का प्रथम आधुनिक विचारक जिसने राज्य को विविध हितों का समन्वय करता माना है। इसमें उपयोगितावादी विचारों का अग्रगामी है। ये कैसा है, ये उपयोगितावादी विचारों में क्या सबसे आगे है। यह बात किसने कहा था? क्या बार्कर ने कहा था, वेपर ने कहा, बिलोबी ने कहा था, और ये तो यह जो है यह वेपर महोदय ने कहा था। यह किसने कहा था? ये वेपर ने कहा था। ये देखिए दोस्तों, अभी हमने देखा यहाँ पे, देखिए ये जो बिलोबी है ना, राज्य के हमने लिए 4 आवश्यक तत्वों को बताया। ये तो राज्य मतलब सरकार होती है। ये क्या है? ये सरकार है, संप्रभुता है, संप्रभुता है, संप्रभुता है, और जनता है, जनता है, लेकिन भूभाग भी है। मतलब राज्य के लिए आवश्यक तत्व कौन है? ये 4 हैं। लेकिन ये जो है बिलोबी ने क्या नहीं माना था कि भूमि की आवश्यक तत्व नहीं है। ये भूमि क्या है? ये आवश्यक तत्व नहीं है। भूमि आवश्यक तत्व नहीं है, आवश्यक तत्व नहीं है। दोस्तों इसको लिख लेंगे आप कि राज्य के जो 4 तत्व है, ये सरकार है, संप्रभुता है, जनता है और भूभाग है। तो ये लोग बिलोबी और ये 3 मानते हैं ये लोग, लेकिन भूभाग को ये आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। ये कलरसन ने हमने बताया था कि हॉब्स महोदय भी है। हॉब्स का जो लेवियाथन था उसके प्रतियों को जलाने का कार्य किसने किया था? ये कलरसन ने किया था। कलरसन ने हॉब्स के लेवियाथन का जो प्रतियां थी उसको जलाने का कार्य कहा था ये, और उन्हें कई बहुत शब्दों का प्रयोग किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग। देखिए, सामाजिक संविदा के सिद्धांत को नए रूप में पुनर्जीवित किया है। ये तो नए रूप में पुनर्जीवित करने का कार्य किसने किया है? ये जो सामाजिक संविदा है, मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो सिद्धांत है, उसको नए रूप में किसने पुनर्जीवित किया है? तो ऑप्शन दे रहा है कि जॉन रॉल्स, ओकसाट,
हन्ना आरंट, लियो स्ट्रास। दोस्तों यहाँ पे जॉन रॉल्स, किसने किया ये? जॉन रॉल्स ने न्याय का जो सिद्धांत दिया था, ये न्याय का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत, न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जॉन रॉल्स ने किया। और सामाजिक संविदा के नए रूपों में किसने पुनर्जीवित किया? तो जॉन रॉल्स ने किया है ये। आगे हम लोग देखेंगे, देखिए, मानवीय कार्यों को आत्म संबंधी एवं अन्य संबंधी के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन दिया है बेंथम, ह्यूम, जेम्स मिल और जॉन स्टुअर्ट मिल। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? कह रहे हैं मानवीय कार्यों को आत्म संबंधी, मतलब हमें कोई भी कार्य कैसे करना चाहिए? दिल से करना चाहिए, उसको मन लगा के करना चाहिए। तो यह बात आत्म संबंधी और अन्य संबंधियों के रूप में वर्गीकृत किया है ये। तो यहाँ पे जो है जे.एस. मिल, कौन होंगे ये? जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल ने यह बात कही थी, है ना। अब आप देखें उपयोगितावाद का सिद्धांत, अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख का सिद्धांत, उपयोगितावाद का विचार किसने दिया है? तो उपयोगितावाद का विचार बेंथम ने दिया है, जेम्स मिल, ह्यूम और तो आंसर क्या होगा? ये जॉन स्टुअर्ट मिल। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से प्रयत्न करता है, जो सामाजिक संविदा का सिद्धांत है वह है, सामाजिक संविदा का क्या प्रयत्न करता है? राज्य के ऐतिहासिक उद्यम का पता लगाना, राजनीतिक दायित्वों के आधार का व्याख्या करना, यथास्थिति का औचित्य स्थापित करने का, क्रांति द्वारा समाज में आत्ममूल परिवर्तन करना। नहीं, ये तो क्रांति करना नहीं, मार्क्सवादियों के विचार ही। क्रांति करने का काम कौन है? मार्क्सवादी विचार करते हैं ये, है ना। तो सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुनि प्रति किया। तो यह इन्होंने बताया कि ये जो आंसर क्या होगा? बी होगा दोस्तों, राजनीतिक दायित्व के आधार पर व्याख्या करने का। तो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे, लेकिन इतना नहीं, एग्जाम टाइम एकेडमी आपके लिए आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए नए नए प्रश्नों के साथ प्रतिदिन हाजिर हो रही है। तो आप सेशन को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों को और भी लोगों को सोशल साइटों पर भी शेयर करें, ताकि एग्ज़ाम टाइम का मनोबल बढ़े, जिससे आप इस दोस्त पढ़ें। सबकी सफलता में आपकी सफलता का क्या होता है? राज छिपा होता है दोस्तों। तो आइए हम लोग नए प्रश्नों के साथ चलेंगे। ये राजनीतिक सिद्धांत में ग्रीन का योगदान क्या था? राजनीतिक सिद्धांत में ग्रीन का योगदान क्या था ये, है ना। तो राजनीतिक सिद्धांत में ग्रीन का योगदान राज्य को असीमित अधिकार देना, मतलब कोई सीमा नहीं, मतलब असीमित अधिकार देने का मतलब वो तो ज़्यादा निरंकुश हो जाएगा ये। जबकि ग्रीन का योगदान ये नहीं था, राज्य को मानव विकास की सामाजिक अवस्थाएं निर्माण करने वाले एक अभिकारक के रूप में स्वीकार करना, व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधाएं निर्माण ना करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आंसर क्या होगा? ये बी हो जाएगा। ये मानव के विकास की सामाजिक अवस्थाएं निर्माण करने वाला एक अभिकरण के रूप में स्वीकार करना। ये दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। और किसने कहा था कि लोक कल्याणकारी राज्य का दान का विषय नहीं, अधिकार का विषय है? इसको लिख लीजिएगा। जो लोक कल्याणकारी राज्य का दान का विषय नहीं, दान नहीं है ये, बल्कि क्या है? ये अधिकार का विषय ये है। ये किसने कहा था ये कि दान का विषय नहीं है बल्कि इसका विषय ये है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया आशीर्वादम, लीकॉक, लास्की, गिलक्राइस्ट। दोस्तों आंसर क्या होगा? आशीर्वादम। आशीर्वादम ने कहा था कि लोक कल्याणकारी राज्य का दान का विषय नहीं है बल्कि अधिकार का विषय है ये। यहाँ पे ग्रामर एंड पॉलिटिक्स, ग्रामर एंड पॉलिटिक्स किसकी रचना ये है? ये रचना है लास्की की, हेराल्ड जे लास्की की है।
एच जे लास्की, इसको हम लोग, इनका नाम पूरा है एच जे लास्की, एच जे लास्की, एच जे लास्की, हेराल्ड जे लास्की। आगे हम लोग देखेंगे वास्तविक और कानूनी संप्रभुता। दोस्तों, वास्तविक और कानूनी संप्रभुता है ना, तो कह रहा है कि वास्तविक का मतलब वास्तविक और कानूनी संप्रभुता का क्या विचार है, ये कैसे है कि साथ साथ रह सकते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के विपरीत है, ये शक्ति के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, ये इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। वास्तविक और कल्याणकारी संप्रभुता, ये दोनों क्या होते हैं, ये एक दूसरे के साथ समन्वय इनका है ये, तो यानी कि दोनों ये क्या करेंगे, एक साथ रहते हैं। एक समन्वय का मतलब ये दोनों में सामंजस्य बनता है और एक दूसरे के साथ रहते हैं ये। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से संप्रभुता शब्द के स्थान पर सर्वोच्च शक्ति शब्द का प्रयोग करता है, कौन करता है, ये हमें बताना है। निम्नलिखित में से संप्रभुता शब्द के स्थान पर सर्वोच्च शक्ति शब्द का प्रयोग कौन करता है, ये हॉब्स, लॉक, बोदा और लॉक ने, ये हॉब, लॉक और ये किसने, तो आंसर क्या होगा, ये सर्वोच्च शक्ति जो शब्द है, ये संप्रभुता क्या है, अभी बात की है ये कि संप्रभुता ये उदारवादी विचारक है ये, और संप्रभुता को सर्वोच्च शक्ति के रूप में प्रयोग किया। कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया, तो आंसर यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, ये लॉक। 6 बुक्स ऑफ कंसर्निंग स्टेट, ये भी है। हॉब्स का लेवियाथन है, जिसके प्रतियों को जलाने का काम किसने किया था, कैलेंडरसन ने किया था। दोस्तों, कई बार ये पूछा गया, मैं इसलिए बार बार चर्चा कर रहा हूँ ये। तो यहाँ पे जो आंसर क्या होगा, ये लॉक होगा ये। आइए, कह रहा कि विधि के क्षेत्र में अनुचित आदेश जैसा कुछ नहीं है, मतलब विधि के क्षेत्र में अनुचित जैसा कुछ नहीं है ये। तो लोक संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता, संसदीय संप्रभुता, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर करने का प्रयास करेंगे ये। दोस्तों, कह रहा कि विधि के क्षेत्र में जो कानून है, ये कानून के क्षेत्र में अनुचित आदेश जैसा कुछ नहीं है। अगर आप मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो नहीं कुछ है। तो यह बात किसमें कहा गया, लोक संप्रभुता में कहा गया। ये जो पब्लिक सॉवरेनिटी होती है, इसी में इसको क्या है बताया गया। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, लोक संप्रभुता। संसदीय में क्या राष्ट्रपति महोदय की बात है ये, तो उसमें ये ज़्यादा चर्चा का विषय नहीं तो हम अभी क्या होते इसको और भी व्याख्यायित करते। चलिए, तो कह रहा है कि संपत्ति का श्रम सिद्धांत का प्रथम प्रस्तुतिकर्ता, मतलब प्रस्तुतिकर्ता कौन है। यहाँ पे दिया बेंथम, मार्क्स, रूसो और लॉक। आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो संपत्ति के श्रम का सिद्धांत, इन्होंने कहा कि श्रम का सिद्धांत प्रथम, पहली बार संपत्ति को श्रम के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुतकर्ता कौन थे। तो यह ऑप्शन दे रहा है बेंथम, आंसर ऑप्शन दे रहा है मार्क्स, ऑप्शन दे रहा है रूसो और लॉक। दोस्तों, आंसर क्या होगा, लॉक। लॉक ने क्या कहा था, संपत्ति को श्रम के सिद्धांत पर आके, मतलब मजदूरी, मेहनत करके ही हमें पैसे का भरोसा करना चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताया ये है। तो आंसर क्या होगा, ये लॉक ने। किसने किया है, लॉक। बेंथम का जानते हैं उपयोगितावाद, अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख की बात कही गई है। मार्क्स के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, मार्क्स वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की बात करते हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी ये। और उसके बाद मार्क्स क्या वर्गीय संघर्ष का सिद्धांत होता है। रूसो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये है। तो आप इनके बारे में जानते हैं, बार बार उनका नाम नहीं लेना है। नागरिकों को कार्य करने का अधिकार है, उसे जीवित रहने के साधनों की पहुंच के बाहर छोड़ने का अधिकार। अभिप्राय है उसे उस चीज से वंचित करना जिसमें उसके अपने व्यक्तित्व की उपलब्धि संभव है। ये नागरिकों के कार्य का अधिकार क्या होता है उसे बता रही है। ये बताने वाला कौन है, ये है आप ऑप्शन भी देख रहे हैं ये। तो यह चीज बताने का कार्य किसने किया है, यह जो है नागरिकों के कार्य का अधिकार, उसे जीवित रखने के साधनों की पहुंच के बाहर छोड़ने का अभिप्राय है कि उसे
उस चीज से वंचित करना जिसमें उसके अपने व्यक्तित्व की उपलब्धि संभव है। ये दोस्तों आंसर यहाँ पे क्या हो रहा है, बार्कर दिया है, एंजल्स महोदय दिए हैं, लेनिन ने दिया है और लास्की ने। तो आंसर होगा हेराल्ड जे लास्की, एच जे लास्की। आंसर क्या होगा दोस्तों, ये हेराल्ड जे लास्की ने ये बात कही थी। इसको स्क्रीनशॉट ले लें, सीधा सीधा कथनों को पूछा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों का प्राचीनतम सिद्धांत है। दोस्तों सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा पूछा है और वो प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, तो हम लोग देखेंगे कि ऐतिहासिक सिद्धांत, समाज कल्याण का सिद्धांत, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत है। बताइए दोस्तों, ये जो है सबसे प्राचीनतम सिद्धांत की बात, और सबसे पहले जब मनुष्य ने यहाँ पे पदार्पण किया और राज्य का निर्माण किया, तो राज्य के निर्माण के साथ उन्होंने भगवान का भरोसा किया। ये यानी कि भगवान पे भरोसा का मतलब प्राकृतिक सिद्धांतों का मानना शुरू कर दिया ये। और जब प्राकृतिक सिद्धांत का मतलब है प्रकृति ने यानी भगवान ने सारी चीज़ों का निर्माण किया है, इस अवधारणा को उन्होंने प्रतिपादित किया। तो ये सबसे प्राचीनतम सिद्धांत कौन हो जाएगा ये, तो यहाँ पे प्राकृतिक सिद्धांत, यानी कि यह जो है प्राकृतिक सिद्धांत में राज्यों के निर्माण की बात कही गई है। और ये जो समाज कल्याणकारी ऐतिहासिक सिद्धांत सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत माना जाता है। सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत कौन है ये, तो ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। प्रसिद्ध सिद्धांत क्या है, सिद्धांत। सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत कौन है, ऐतिहासिक, या इसी को हम लोग विकासवादी सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं इसको, ये विकासवादी सिद्धांत। क्या होगा दोस्तों, ये विकासवादी सिद्धांत है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और प्रश्न आप देख रहे हैं ये। तो यहाँ पे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां स्वतंत्रता की रक्षक है। मतलब कौन सी स्थिति जो है स्वतंत्रता की क्या है, रक्षक है ये। कौन सी स्थिति क्या है, स्वतंत्रता की रक्षक है ये है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि स्वतंत्रता की रक्षक कौन सी स्थिति है ये। तो एक लिखित संविधान, एक निष्पक्ष निर्वाचन, मौलिक अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। निम्न तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये इतना होगा ये दोस्तों, ये अलग है। ये यहाँ पे ये कूट के संबंध में बताया ये। तो ऑप्शन दे रहा है 1 2 3, 1 3 4, 1 3 4। आइए भाई यहाँ पे तो वो हो गया, डबल चीज़ हो गई ये। तो इसमें करेंगे हम लोग 1 3 4 और 1 यहाँ पे 2 कर देते हैं, 1 2 3 4 या 1 2 4। तो दोस्तों आंसर क्या होगा यहाँ पे 1 3 4। 1 3 4 का मतलब क्या होगा, ये एक लिखित संविधान होना चाहिए, नियमों का साक्ष्य होना चाहिए। और 3 का मतलब व्यक्ति के मूल अधिकार भी होने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स है ये, उनकी स्वतंत्रता, समानता और शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति, संस्थाओं, उपचारों और मानव अधिकारों की चीज़ों के लिए, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा ये, तो आंसर हो जाएगा 1 3 और 4 ANS। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग। ये अगला प्रश्न देखेंगे, मार्क्स के अनुसार वर्ग का आशय लोगों के समूह से है। जी बिल्कुल, लोगों के समूह से है ये। तो इसका क्या होगा अर्थ, ये पूछ रहा है जिनका क्या है, जिनका एक जैसी सामाजिक पृष्ठभूमि है, जिनका एक व्यवसाय है, जो एक ऐसी राजनीतिक चेतना से युक्त हैं, जिनका आर्थिक व्यवस्था में एक ऐसा स्थान है ये। तो यहाँ पे जो आर्थिक व्यवस्था में एक सा स्थान है ये, इसके बारे में मार्क्स ने वर्ग को क्या बताया कि सभी लोगों, ना कोई राज्य होगा, ना कोई संस्था होगी, ना कोई सरकार होगी, बल्कि सभी लोग एक समान होंगे। दोस्तों ये आंसर इसका होगा। तो यहाँ पे सभी के क्या होंगे, आर्थिक व्यवस्था एक जैसी होनी चाहिए। अगला, यूनानी विचारकों द्वारा न्याय के पहलुओं पर बल दिया गया है ये।
कौन सी न्याय के ऊपर बल दिया गया दोस्तों, उसके संबंध में हमें बताना है ये। तो जो न्याय के संबंध में दिया गया है ये कौन सी न्याय है ये, तो न्याय के संबंध में बताएंगे तो हमें दिया है यहाँ पहला कि सामाजिक न्याय, कि नैतिक न्याय, कि वैधानिक न्याय, कि राजनीतिक न्याय। तो जो कैसी न्याय की बात कही गई है, तो यहाँ पे जो है सामाजिक न्याय, नैतिक न्याय, वैधानिक और राजनीतिक न्याय। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, ये नैतिक न्याय। नैतिक मूल्यों का जो महत्व दिया गया है ये, तो नैतिक मूल्यों के साथ यूनानी विचारकों ने नैतिक पहलुओं यानी नैतिक मुद्दों पर बात दिए, जोर दिया है यह, तो नैतिक न्याय पर बल दिया गया है। लेकिन भारतीय संविधान में यानी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई। 3 प्रकार का न्याय। तो कितने प्रकार के न्याय की बात, वो 3 प्रकार के न्याय कौन है ये देखिए दोस्तों, वो 3 प्रकार के न्याय कौन है। एक सामाजिक है, राजनीतिक है दोस्तों, और कैसा न्याय है ये, आर्थिक न्याय है ये। कैसा न्याय है ये, आर्थिक न्याय है। 3 प्रकार की हमारी प्रस्तावना में न्याय की बात कही गई दोस्तों ये। तो आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके समक्ष है। राज्य सामाजिक विकास की प्रक्रिया की एक निश्चित अवस्था की उत्पत्ति है ये। राज्य क्या है, एक सामाजिक विकास की प्रक्रिया की एक निश्चित अवस्था की उत्पत्ति है। और यह बात किसने कहा है ये, अरस्तु ने, मेनन ने, हेनरी मेनन, इनका पूरा मेन नहीं, हेनरी मेनन, एंजल्स ने, मैकाइबर ने। तो यह जो बात है ये राज्य की सामाजिक विकास प्रक्रिया का एक निश्चित अवस्था की उत्पत्ति की बात एंजल्स ने किया है ना। तो किसने किया है, एंजल्स ने। आंसर क्या होगा ये, सी होगा ये। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग। ये कह रहा है कि मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ। दोस्तों बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस है ये जो मार्क्स का कम्युनिस्ट ये है। तो ये जो कब किया गया था, 1848 में। ये 1848 में इसका प्रकाशन हुआ था ये। और अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग। ये तो कह रहा है कि मार्क्स के दास कैपिटल, अब देखिए यहाँ पे एक ही प्रश्न यहाँ पे भी मिल जाता है कि दास कैपिटल की रचना किसने किया है, तो मार्क्स ने किया है। तो हम अपनी यही पे प्रश्नों को, बहुत सारे प्रश्न हमारे पर सार संग्रह हो जाएंगे दोस्तों, लेकिन आप अपने प्रश्न को जब पढ़ते हैं तो बड़े ध्यान से पढ़ें, ये वहीं पे लिंक करने का कोशिश करिए। और कह रहा कि के बारे में किसने कहा था कि यह अप्रासंगिक पुस्तक है जो विचारों में न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दोषपूर्ण है, अपितु आधुनिक विश्व के लिए रुचिकर अथवा प्रयोग के योग्य नहीं है। तो यह बात किसने कही है ये, तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन कि लॉर्ड किब्ज, लॉर्ड एक्टन, आर ठक्कर, मैकाइबर जी सार्टोरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर ये दोस्तों, लॉर्ड किब्ज ने कहा था कि जो मार्क्स का दास कैपिटल है वह जो है वह क्या है, ये के बारे में किसने कहा था कि यह जो अप्रासंगिक पुस्तक है जो विचारों में ना केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसा ये माना जाता है, ये दोषपूर्ण अथवा अपितु आधुनिक विश्व के लिए रुचिकर है। इसके साथ ले ले, ऐसे ऐसे विचार कहाँ मिलेंगे ये, और ये सब मिलेंगे कहाँ, एग्जाम टाइम एकेडमी के सेशन पर। जब नए सेशन लेकर के एग्जाम टाइम एकेडमी आती है तो ऐसे नए नए प्रश्न, अच्छे प्रश्न जो सीधा यूजीसी नेट और टीजीटी पीजीटी में पूछे गए प्रश्न ये हैं। तो
आइए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये निम्नलिखित में से कौन सा आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थक है? ये कि बेंथम है, क्लास्की है, कि जेएस मिल साहब हैं, कि स्पेंसर साहब ही हैं। तो यहाँ पे जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थक यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मानने वाला वो कौन से हैं? ये जेएस मिल साहब है। ये कौन है? ये जेएस मिल। तो जेएस मिल जो है इन्होंने क्या है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थक माने गए हैं ये। और आप इनके बारे में भी जानते हैं, नहीं जानते तो इसमें जो आपका ये SW हो जाएगा। ये इनके बारे में लिखिएगा। इनकी पुस्तक आप जानते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो स्पेंसर साहब ने। इसको आगे बढ़ाने का कार्य डार्विन महोदय ने किया था। ये बेंथम ने उपयोगितावाद शब्द दिया था, जिसमें अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात कही थी। लास्की, हेराल्ड जे लास्की, ग्रामर एंड पॉलिटिक्स की बात रचना किसकी है? ये हेराल्ड जे लास्की की है। दोस्तों आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। कह रहा है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब जो हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो किस रूप में होना चाहिए? अनुपात में, चाहे वो भारतीय हो चाहे अन्य लोग हों। अगर आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब ये होता है कि कितने लोग किस क्षेत्र से आएंगे, कौन कौन से क्षेत्र से लोग कितना पार्टिसिपेट करेंगे, वो कमेटी बनेगी। उसके संबंध में पहली बार विचार ये किसने किया था? ये तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की या व्यवस्था का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में सर्वप्रथम रखने वाले बेंथम महोदय थे कि चर्चिल थे या थॉमस हेयर थे और एटली थे। दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो थॉमस हेयर साहब ने इनको ही इन्हें जनक माना जाता है कि हेयर प्रणाली कहा जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व को कौन सी प्रणाली कहा जाता है? ये इनका नाम है थॉमस आंद्रे हेयर। तो आंद्रे प्रणाली भी कहा जाता है। दोस्तों हमने इसकी चर्चा भी की है। ये आंद्रे प्रणाली या इसी को हेयर प्रणाली कहा जाता है। हेयर प्रणाली कौन सी प्रणाली कहा जाता है? थॉमस हेयर के नाम पे हेयर प्रणाली कहा जाता है दोस्तों, या इसी को आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली कहा जाता है। तो कई नामों से इसको जाना जाता है दोस्तों, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब चाहे वो चुनाव के क्षेत्रों में किस समाज के लोग या किस वर्ग के लोगों का कितना प्रतिनिधित्व है, ये भागीदारी है, इसको सुनिश्चित करने की वाली बात ब्रिटिश संसद में पहली बार थॉमस हेयर ने उठाया था। ये आइए, महिलाओं को मताधिकार का प्रबल समर्थक किसने माना था? कि महिलाओं को क्या होना चाहिए? मताधिकार मिलने चाहिए। महिलाओं के मताधिकार का समर्थक कौन है? ये महिलाओं के मताधिकार का प्रबल समर्थक किसे माना जाता है? हेनरी मेनन को माना जाता है, या सिजविक को माना जाता है, मैकाले को माना जाता है, लाकी को, तो लेकी को नहीं। तो यहाँ पे जो है सिजविक को क्या माना जाता है दोस्तों? ये महिलाओं के अधिकारों का प्रबल समर्थक माना जाता है। और जो मैकाले, लॉर्ड मैकाले थे, ये इन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली या पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया था ये भारत में। कहाँ पे? भारत में। और इसी को आज अपनाया गया। ये दोस्तों आगे देखेंगे। ये तो महिलाओं के मताधिकार का जो समर्थक है सिजविक को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? ये सिजविक को माना जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग। कह रहा निम्नलिखित में से कौन एक जीन बैलांडेल के सामुदायिक दबाव समूह के वर्गीकरण का एक उपवर्ग है? ये संस्थागत दबाव समूह, संरचनात्मक दबाव समूह, उत्थानात्मक दबाव समूह, उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों। ये तो इसको बताएंगे कि एक कौन सा एक जीन ब्लांडले के सामुदायिक दबाव समूह के वर्गीकरण में एक उपवर्ग माना गया है। तो किसे उपवर्ग माना गया है दोस्तों? तो संस्थागत दबाव समूह को एक वर्गीकरण के या उपवर्ग के रूप में माना गया है।
आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दलों का व्यवहारवादी विश्लेषण किया है। ये व्यवहारवादी विश्लेषणकर्ता कौन है? ये है, तो यहाँ पे दिया है ये कि सैमुअल जे एल्डर्स वेल्ड और एस हंटिंगटन, कार्ल पापर्स, हन्ना आरेंट। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, राजनीतिक दलों का व्यवहारवादी विश्लेषक किसे माना जाता है? सैमुअल एल्डर्स वेल्ड को माना जाता है। आंसर इसका क्या होगा ये? और लोक प्रशासन में जो पर्यावरणीय गतिविधियों को रॉल्फ हंटिंगटन ने विचार दिए थे, ये तो अलग है ये। तो आगे हम लोग देखेंगे ये निम्नलिखित में से कौन एक सार्टोरी के राजनीतिक दलों के वर्गीकरण का आधार नहीं है। जी सार्टोरी, इनका नाम पूरा क्या है? जी सार्टोरी के राजनीतिक दलों का वर्गीकरण नहीं माना गया है ये। तो जी सार्टोरी ने किसे नहीं माना है ये पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे कि राजनीतिक दलों की संख्या, राजनीतिक दलों के कार्य, दलों की विचारधाराओं की प्रकृति, दलों में विखंडन की मात्रा। राजनीतिक दलों की संख्या, राजनीतिक दलों के कार्य। तो आंसर क्या है? इसको नहीं, इन्होंने जी सार्टोरी ने इसको कार्यों को नहीं माना है ये कार्यों को नहीं माना है, यानी कि आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा ये। और इसकी मतलब राजनीतिक दलों की संख्या पर जोर दिया है, दलों की प्रकृति पर जोर दिया है, दलों को अलग अलग खंडन की मात्राओं पर जितना टुकड़े होंगे उतने इस बात को जी सार्टोरी ने विखंडन की प्रक्रियाओं को बात रखा है ये दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे संविधान का आवश्यक तत्व है जो नीचे दिए गए हैं। ये कह रहा है कि सुनिश्चितता का, व्यापकता का, संक्षिप्तता का और परंपराओं का। पांचवा दिया है मानवीयता और कठोरता के मिश्रण का। दोस्तों क्या यहाँ पे आंसर होगा ये? तो कह रहा है कि हाँ, आइए हम लोग पढ़ते हैं। और ये तो कह रहा है कि जो संविधान है क्या आवश्यक तत्व है ये? तो एक सुनिश्चितता होनी चाहिए। एक संविधान है, ये किसी देश का संविधान है, उसको सुनिश्चित होना भी चाहिए कि मतलब ये लिखित है या अलिखित है। उसकी व्यापकता को, उसके विस्तार के बारे में भी माना गया है कि ये भी दोस्तों होना चाहिए, है ना। तो इसकी व्यापकता को भी देखा गया है और संक्षिप्तता को, बहुत ज़्यादा व्यापकता का मतलब ज़्यादा नहीं, उनके अधिकारों को कम शब्दों में रखना ये। और नमनीयता और मानवीयता का, कठोरता को मिश्रण दिया है। तो आंसर क्या होगा ये दोस्तों? बी होगा, 1, 3, 5। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। कह रहा कि संघात्मक शासन व्यवस्था का किसने विश्लेषण माना जाता है? मतलब संघात्मक शासन का विश्लेषण किसने माना ये है? तो संघात्मक शासन का विशेष किसे माना जाता है? तो दोस्तों आंसर यहाँ पे क्या होगा ये? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कह रहा है कि CF स्ट्रांग, HF केसी वेयर और AH ब्रिज। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? केसी वेयर्स ने ये बात कही है ये। और आगे हम लोग देखेंगे कि संघात्मक व्यवस्था का विशेषज्ञता किसे माना जाती है? केसी वेयर को। संघात्मक शासन व्यवस्था की बात, भारत क्या है? एक क्वासी फेडरल है, अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था की बात इसमें कही है। दोस्तों दुष्परिवर्तनशील संविधान वह है जो, दुष्परिवर्तनशील संविधान कौन है? ये है। तो दुष्परिवर्तनशील संविधान कौन है उसी के बारे में बात की गई। सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया से संशोधित नहीं होता है ये। तो यह तो क्या हो, दुष्परिवर्तनशील। तो ये आंसर तो यहाँ पे दोस्तों ये हो जाएगा, ये पहला ही, कि मतलब सामान्य विधि निर्माण की प्रक्रिया से संशोधन नहीं होता है ये। बाकी क्या सरलता पूर्वक संशोधन नहीं होता है, ये तो बात दिया गया है। आंसर जो होगा क्या होगा? ये होगा क्या विधि के 3/4 की बहुमत से संशोधित नहीं। ये तो सामान्य सिद्धांत की बात कही गई है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। ये भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव डालता है ये। भारत के संविधान में, जो भारत का संविधान है ये किसका विचार जो है सबसे ज़्यादा है? ये कहाँ से सबसे ज़्यादा विचार लिए गए हैं? क्या ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से, या भारत का शासन अधिनियम? दोस्तों आधे से ज़्यादा अधिकार किससे लिए गए? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। आंसर तो ये होगा। बाकी संक्षिप्त विचारों को अन्य देशों से लिया गया, जो
भारतीय संविधान वेत्ताओं को अच्छा लगा और उन्होंने उनके विचारों को वहीं से ग्रहण किया है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग। देखिए, कह रहा कि शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से वाद में सम्मिलित किया गया है। यह बात शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के रूप में, तो यह बात शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किसके वाद में बात कही गई है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है ये दोस्तों, इसको इसके साथ लेंगे। ये दे रहा है कि यूपी राज्य बनाम अब्दुल समद 1992 में, फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल एम्प्लॉइज एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1986 में, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 में, समा अनुज बनाम तमिलनाडु राज्य 1961 में। दोस्तों मोहिनी जैन ने शिक्षा के संबंध में, शिक्षा के अधिकारों को, जीवन के अधिकारों के भारतीय सर्वोच्च का सबसे न्यायालय द्वारा वाद में सम्मिलित किया गया। तो ये तो आंसर क्या होगा ये। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने किस प्रकार की समानता को भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 17-18 के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया है। आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता और धार्मिक समानता। आप बताइए दोस्तों इसको। ये बहुत अच्छा प्रश्न ये है। कैसी राजनीतिक बात कही गई है अनुच्छेद 17 और 18 में। तो ये दोस्तों कैसी होती है सामाजिक समानता। कैसी ये सामाजिक समानता की बात, राजनीतिक नहीं, धार्मिक नहीं, आर्थिक नहीं, ये जो है सामाजिक समानता के बारे में अनुच्छेद 17 और 18 में प्रमाण दिया गया है। ये अनुच्छेद राज्य के निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों के बीच विवाद का सर्वप्रथम प्रश्न उठा था। कहाँ पे प्रश्न उठा था ये, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों के, है ना। तो यहाँ पे दिया है ये है कि चंपकाई दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य। दोस्तों बताएंगे इसको ये चंपकाई दोराई राजन, और दिया है कमलेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य में, बेलाबार बनाम पश्चिमी बंगाल में। ये है ना दोस्तों। इसको आंसर करने का प्रयास करेंगे ये। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये राज्य के नीति निर्देशक और मौलिक अधिकारों के बीच सर्वप्रथम विवाद का सर्वप्रथम प्रश्न उठा था ये चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य के बीच में। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार ये पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा, ए होगा ये। बाकी प्रश्नों पर चर्चा बाद में करेंगे, समय का कुछ अभाव है। ये निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को समाविष्ट करने की प्रस्तुति की है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान में समाविष्ट करने की बात की है ये। तो यहाँ पे दिया बरुआ समिति, राम स्वामी समिति, सीकरी समिति, स्वर्ण सिंह समिति। तो दोस्तों ये जो है भारतीय संविधान में जो भाग 4 का है, ये कौन सा भाग 4 का, भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में ये किसकी बात कही गई है, तो मौलिक कर्तव्य। और यह बात किसने की है, स्वर्ण सिंह समिति ने की है। किसने की है ये, स्वर्ण सिंह समिति ने। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये कह रहा मौलिक कर्तव्य का विचार प्राप्त किया गया है ये अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से और स्विस संविधान से। ये फंडामेंटल ड्यूटी दोस्तों, ये मौलिक अधिकार जो है ये कहाँ से, ये सोवियत संघ मतलब रूस के संविधान से। किस देश के संविधान से, यहाँ से अमेरिका से। मूल अधिकार दोस्तों क्या होगा ये, मूल अधिकार। और ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली की बात ली गई है, संसदीय प्रणाली। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का 79वां 79 संशोधन अधिनियम 1999 में था। तो यह किस बात को लेकर के था दोस्तों, ये तो 79वां संविधान संशोधन। तो कह रहा है कि केंद्र राज्य के संबंध में नहीं, राजनीतिक दलों के संबंध में नहीं, मौलिक अधिकारों के संबंध में नहीं, लोकसभा और राज्यसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण से, मतलब आरक्षण की बात 79वां जो SC ST के लोग थे 1999 में, उनमें लोकसभा और राज्यसभा में उनको कैसे आरक्षण दिया जाए, इसके संबंध में बात कही गई है।
मौलिक अधिकार के लिए षोडश समिति, सॉरी ये जो है मौलिक अधिकार जो है मूल अधिकार यानी कि अमेरिका यूएसए के संविधान से, और केंद्र राज्य के मध्य में संबंध में तो हम लोग देखते हैं तो ये कई समितियां बनी है, सरकारिया समिति है ना। तो अगले संबंध में संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक प्रक्रिया है, जो संसद में महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। ये तो महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है ये दोस्तों, ये इसको आंसर करेंगे। ये जो महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया ये है, तो संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? न्यायिक प्रक्रिया नहीं, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, वैधानिक प्रक्रिया, अर्ध वैधानिक प्रक्रिया ही दोस्तों, ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये जो महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद किस में बात कही गई है? महाभियोग अनुच्छेद 61 में दोस्तों, किसमें? अनुच्छेद 61 में इस प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति महोदय को पदस्थ किया जा सकता है, उन्हें पद से हटाया जा सकता है। ये भारतीय संसद की इस कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? सत्र का प्रथम घंटा वह समय जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है, प्रश्नकाल के अनुसार पूर्व का, प्रश्नकाल के अंत और कार्य सूची में लिखे गए दूसरे कार्यों के बीच का काल होता है। दोस्तों आंसर करेंगे ये प्रश्नकाल के बीच बात ये है। तो कह रहा कि भारतीय संसद की कार्यवाही में सूचना का अर्थ क्या है? मतलब शून्यकाल का ये, यानी कि जब तारांकित और अतारांकित प्रश्न उठाए जाते हैं ये संसद में, तो लिखित और अलिखित प्रश्नों को ये, तो हम लोग देखेंगे कि इसी में ठीक है ये तो बाबू भी चीज बन, हाँ तो प्रश्नकाल के अंत में और सूची में ये है ना। तो आंसर हमारा डी होगा ये। अगला प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार होती है। अब्राहम लिंकन ने यह परिभाषा कहाँ पे दिया दोस्तों? वाशिंगटन, जोहान्सबर्ग, गेट्सबर्ग और न्यूयॉर्क में। आंसर क्या होगा ये? गेट्सबर्ग में। कहाँ पे दिया दोस्तों? ये गेट्सबर्ग में दिया था इन्होंने ये। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन को शेयर करेंगे। एग्जाम टाइम एकेडमी आपकी बेहतर सफलता के लिए नित्य प्रयास कर रही है, और धन्यवाद। यहीं पे हम लोग फिर अगली क्लास में पुनः नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे।